हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो एसएसटी जेएचटी एग्जाम के पेपर 2 के लिए ऐसे प्रैक्टिस का ये फिफ्थ वीडियो है, पांचवा वीडियो है। तो अगर आपने पहले के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए आज का ऐसे प्रैक्टिस हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसमें हमने लिया है 2017 में जो आपके आए हुए क्वेश्चंस थे एसए के, यानी जो टॉपिक्स आए हुए थे आपके एसए के 2017 के एग्जाम में पेपर 2 में, उन सब टॉपिक्स को हमने लिया है और उस पे एक मॉडल निबंध मैं आपको लिए लेके आया हूँ ताकि आपको उससे आइडिया लग सके कि जब इस तरह के टॉपिक आते हैं तो आप उसका निबंध लेखन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके 2017 में क्या प्रश्न आया था। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक था आपका? पहला था योग और जीवन, दूसरा टॉपिक था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तीसरा टॉपिक था सोशल मीडिया का प्रभाव और चौथा टॉपिक था परिवार का बदलता स्वरूप। तो हम लोग हर एक टॉपिक पे एक मॉडल निबंध देखेंगे कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे आप निबंध लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसमें मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगी कि इससे अगर कोई सिमिलर टॉपिक आपको आ गया तो आप इस तरह के पॉइंट्स को लेके आप अच्छे से निबंध लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका योग और जीवन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम निबंध को शुरू करेंगे तो कोई ऐसा लाइन लिखेंगे जो कि काफी फेमस हो उस टॉपिक के बारे में, या फिर किसी के द्वारा कहा गया लाइन हो, कोई नारा हो, सुक्ति हो, पोयम हो, या कुछ भी, कुछ अन्य इस तरह की चीजें हो। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्या लिखा है। योग जीवन की वह कला है जो हमें आत्मा, मन और शरीर के संगम से सच्चे आनंद की अनुभूति कराती है। तो ठीक है, तो ये इस तरह का एक लाइन हो गया। तो इससे जो आपका निबंध जो स्टार्ट हो रहा है इसमें एक आपका आकर्षण आ गया। तो निबंध का जो परीक्षक होगा, आपका जो निबंध आपका चेक करेगा, वो इससे काफी प्रभावित होगा और उसका मन करेगा कि वो निबंध को और आगे पढ़े। तो इस तरह से आपको जो शुरू का जो फर्स्ट लाइन है और जो इंट्रोडक्शन है वो आपको काफी अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, नहीं तो आपको एवरेज मार्किंग दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को संतुलित करने का मार्ग भी है। भारत, जिसे योग की जन्मभूमि भी माना जाता है, ने पूरी दुनिया को इस प्राचीन विद्या का उपहार दिया है। योग केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। ठीक है, हमने इसमें योग के बारे में छोटा सा हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, और उसको भारत से हमने जोड़ के भी इसमें बता दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अब हम अपने स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह से शाम तक काम की दौड़, तनाव और जिम्मेदारियों की बोझ ने व्यक्ति को मशीन की तरह बना दिया है। ऐसे समय में योग न केवल एक साधन है, बल्कि यह जीवन को संजीवनी प्रदान करने वाला साधक भी है। तो इस पैराग्राफ में हम लोग बता रहे हैं कि आज की जिस तरह की जिंदगी हो गई है भाग दौड़ वाली, उसमें योग किस तरह सहायता कर सकता है। आगे चलते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। पतंजलि ऋषि ने योग को 8 अंगों में विभाजित किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सभी अंगों का उद्देश्य है मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर संतुलित और समृद्ध बनाना। तो योग और योग का इतिहास और योग में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, और तो इसकी हमने चर्चा इसमें कर दी। ठीक है, इस पैराग्राफ में आगे चलते हैं। योग के शारीरिक लाभ किसी से छिपे नहीं है। यह शरीर को मजबूत, लचीला और रोग मुक्त बनाता है। नियमित योगाभ्यास से रक्त संचार बेहतर होता है, पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मानसिक स्तर पर योग तनाव और चिंता को कम करता है, मन को शांत और स्थिर करता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। तो इसमें हम इस पैराग्राफ में हमने बात किया कि योग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में भारतीय समाज में योग का महत्व प्राचीन समय से ही रहा है। आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योग का अभ्यास तेजी से बढ़ रहा है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि योग ने न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। तो इस पैराग्राफ में हमने आज के समय में योग की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में बता दिया। ऊपर से हमने 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी भी चर्चा यहाँ पे कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। आज की पीढ़ी में जागरूकता का बढ़ना आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली और तकनीकी युग ने शारीरिक और मानसिक समस्याओं को बढ़ावा दिया है। योग के अभ्यास से युवा पीढ़ी न केवल शारीरिक रूप से फिट रह सकती है, बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपना सकती है। इसके साथ ही योग हमें पर्यावरण और प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर भी देता है। जब हम प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान करते हैं तो हमें शांति और ताजगी का
अनुभव होता है। तो फिर से हमने जो आज की पीढ़ी के लिए योग कितना जरूरी है उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, और ये किस तरह से आपके शरीर को आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकता है, ठीक है। और ये किस तरह से आपको पर्यावरण और प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर भी देता है, इस बारे में हमने इस पैराग्राफ में चर्चा की है। अगले पैराग्राफ में, योग जीवन का मार्गदर्शक है। यह न केवल हमें बीमारियों से बचाता है बल्कि हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराता है। महर्षि पतंजलि ने इसे जीवन की पूर्णता का साधन बताया है। यदि हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाए तो न केवल व्यक्ति बल्कि पूरा समाज स्वस्थ, सुखी और संतुलित हो सकता है। तो इस तरह से कहते हुए हमने इसका जो कंक्लूजन था या निष्कर्ष था उसको हमने लिख दिया, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स को कुल मिला के समाहित कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका योग और जीवन जो पहला टॉपिक था उस पे निबंध हो गया 500 शब्दों में, ठीक। चलिए अब दूसरा टॉपिक क्या था आपका, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो हम लोग इसको कैसे शुरू करेंगे, इसके लिए कौन सी लाइन लिखेंगे हम लोग शुरू में, भ्रष्टाचार केवल एक अपराध नहीं, यह समाज की जड़ों को खोखला करने वाला दीमक है, ठीक है। तो इस लाइन से हमने शुरुआत किया इसको। अब देखते हैं इसकी भूमिका में क्या लिखेंगे। भ्रष्टाचार भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यह न केवल प्रशासनिक और आर्थिक तंत्र को प्रभावित करता है बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों को भी गिरावट की ओर ले जाता है। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को उसके अधिकार और सुविधाएं बिना किसी बेईमानी के प्राप्त हो, वह तभी संभव है जब हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। हमने इसमें इंट्रोडक्शन में इस तरह का बता दिया कि भ्रष्टाचार जो है भारत के विकास में कितनी बड़ी बाधा है और किस तरह से प्रशासनिक और आर्थिक तंत्र को प्रभावित करता है। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा तभी हम सारे नागरिकों को अधिकार और सुविधाएं बिना किसी बेईमानी के मिल सकती है। तो इस तरह की चर्चा करते हुए हमने इसका स्टार्ट किया है। अगले पैराग्राफ में, भ्रष्टाचार का अर्थ है अनुचित लाभ या फायदा उठाने के लिए नियमों की अनदेखी करना। यह रिश्वतखोरी, घोटाले, भाई भतीजावाद, कर चोरी और अन्य अनैतिक कार्यों के रूप में प्रकट होता है। आजादी के 75 से अधिक वर्षों के बाद भी भारत के हर क्षेत्र, चाहे वो सरकारी विभाग हो, शिक्षा तंत्र, स्वास्थ्य सेवाएं या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें दिखाई देती है। हमने भ्रष्टाचार का अर्थ बताया और भ्रष्टाचार आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है उसकी चर्चा हमने इस पैराग्राफ में कर दी है। अगले पैराग्राफ में, भ्रष्टाचार के कारण देश को भारी नुकसान होता है। इससे सरकारी योजनाएं आम जनता तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाती। गरीब और जरूरतमंद लोग सरकारी सहायता से वंचित रह जाते हैं, जबकि धनवान और प्रभावशाली लोग इसका अनुचित लाभ उठाते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार देश के आर्थिक विकास को धीमा कर देता है, क्योंकि जनता का पैसा घोटालों और अनियमितताओं में व्यर्थ चला जाता है। तो भ्रष्टाचार से क्या नुकसान होता है और किस तरह यह देश के आर्थिक विकास को धीमा कर देता है, उस बारे में हमने इस पैराग्राफ में चर्चा कर दी, ठीक है। अगले पैराग्राफ में, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आवश्यक है। सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बनाना होगा ताकि जनता को सरकारी कार्यालयों में बार बार जाने की आवश्यकता न पड़े। डिजिटल इंडिया अभियान इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जहां सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। इसके साथ ही कड़े कानून और उनका सख्ती से पालन आवश्यक है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को त्वरित न्याय के माध्यम से दंडित करना चाहिए। लोकपाल और लोकायुक्त जैसे संस्थानों को और अधिक अधिकार और स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किस किस तरह के प्रशासनिक सुधार हो सकते हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया हो गया, सारे जो सरकारी सेवाएं उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराना, जो भी हमारे इस तरह के इससे रिलेटेड जितने भी कानून है उसका सख्ती से पालन करना, और लोकपाल और लोकायुक्त जैसे जो पद हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जितनी भी शिकायतें होती है उनको सुनने के लिए इनके पास अथॉरिटी होती है, तो उनके अधिकार और स्वायत्तता है उनको और अधिक बढ़ाया बढ़ाया जाना चाहिए। इस बारे में हमने इस पैराग्राफ में चर्चा कर दी है, ठीक है। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से बच्चों और युवाओं में नैतिकता और ईमानदारी के महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। यदि बचपन से ही उन्हें सही और गलत का अंतर समझाया जाए तो आने वाली पीढ़ी अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकती है। तो इसमें हमने बात की है कि किस तरह जागरूकता फैलाना भ्रष्टाचार के विरुद्ध जरूरी है, और बच्चों में भी इस तरह के नैतिक और ईमानदारी जैसे मूल्य को बचपन से ही उनमें डाला जाना चाहिए। अगले पैराग्राफ में, सामाजिक स्तर पर हर नागरिक को यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार केवल सरकार या अधिकारियों की समस्या नहीं है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। छोटी छोटी बातों में, जैसे ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत न देना या अपने काम जल्दी करवाने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा न लेना, से भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। तो इसमें जो प्रत्येक नागरिक की भूमिका है भ्रष्टाचार को समाप्त करने में, उसके बारे में चर्चा की गई है कि कैसे एक सामान्य नागरिक भी इस तरह के भ्रष्टाचार को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा जब प्रत्येक नागरिक यह प्रण ले कि वह किसी भी रूप में भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बनेगा।
एक ईमानदार और जिम्मेदार समाज ही देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है। ठीक है, या तो आप इसी को लास्ट में लिखते हुए कंक्लूजन को समाप्त कर सकते हैं, जब हर हाथ ईमानदारी का दीपक जलाएगा तब भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार हो पाएगा। इसको आप यहीं पे लिख लीजिएगा, तो इस तरह से आपका जो कंक्लूजन है, वो निष्कर्ष जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक था सोशल मीडिया का प्रभाव। तो इसको हम शुरुआत कैसे करेंगे? सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है, यह हमें जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। तो इसके साथ ही हम इस निबंध की शुरुआत करेंगे। अब आगे देखते हैं इसकी भूमिका में हमने क्या लिखा है। सोशल मीडिया आज के युग की सबसे प्रभावशाली तकनीक है, जिसने पूरी दुनिया को एक क्लिक पर जोड़ दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। ये न केवल लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम है, बल्कि सूचनाओं के आदान प्रदान और विचारों के प्रसार के सबसे सशक्त साधन भी है। हमने इसमें सोशल मीडिया के जो प्रभावशाली एक तकनीक है सोशल मीडिया, और वो उसमें कौन कौन से सोशल मीडिया आदि शामिल है और ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हुए हमने इसकी भूमिका स्टार्ट की है। आगे चलते हैं। सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यह दूरियों को खत्म करता है और दुनिया को एक छोटे गांव जैसा बना देता है। लोग अपनी बातें, विचार और अनुभव साझा कर सकते हैं और किसी भी समय कहीं भी संपर्क में रह सकते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज छात्र विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मुफ्त में अध्ययन सामग्री और पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव की चर्चा की गई है कि कैसे इसने पूरी दुनिया की जो दूरी है एक दूसरे से, उसको खत्म कर दिया है। लोग अब कहीं भी किसी से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, छात्र जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, और ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मुफ्त में आपको मिल पा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। आगे, व्यवसाय और रोजगार के अवसरों के लिए भी सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। छोटी छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स इसके माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। साथ ही लोगों को रोजगार के नए अवसर और नेटवर्किंग के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। तो इसमें कैसे जो सोशल मीडिया है लोगों को रोजगार और नए अपॉर्चुनिटीज और नेटवर्किंग के साधन उपलब्ध करा रहा है, उसकी चर्चा यहाँ पे इस पैराग्राफ में की गई है। लेकिन सोशल मीडिया का प्रभाव केवल सकारात्मक नहीं है, इसके दुष्प्रभाव भी उतने ही गंभीर हैं। सबसे बड़ा खतरा इसके लत के रूप में उभर कर सामने आया है। लोग घंटों घंटों तक स्क्रीन पर समय बिताते हैं, जिससे न केवल उनकी शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो इसमें हमने सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव को लेकर चर्चा की है कि उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आगे, सोशल मीडिया पर झूठी खबरों और अफवाहों का प्रसार एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह न केवल समाज में भ्रम और तनाव उत्पन्न करता है, बल्कि कई बार सांप्रदायिक और सामाजिक संघर्ष का कारण भी बनता है। इसके अलावा ऑनलाइन ऑनलाइन बुलिंग और निजता का उल्लंघन भी सोशल मीडिया के खतरनाक पहलू है। तो सोशल मीडिया का किस किस तरह से गलत उपयोग किया जा सकता है, उसके बारे में हमने इसमें चर्चा की। जैसे झूठी खबर हो गया, अफवाह हो गया, ऑनलाइन बुलिंग हो गया, निजता का उल्लंघन जो कैसे ये प्राइवेसी के लिए भी खतरा है, उस बारे में भी इसमें हमने लिख दिया है। आगे चलते हैं। युवाओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। वे अक्सर दिखावे की दुनिया में फंस जाते हैं, जहां लोग अपनी असली जिंदगी के बजाय अपनी आदर्श छवि दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे आत्मविश्वास की कमी, ईर्ष्या और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। तो युवाओं पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, कैसे वो इसके दिखावे की दुनिया में फंस जा रहे हैं और उनमें आत्मविश्वास की कमी, ईर्ष्या और असंतोष जैसी भावना उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में चर्चा हमने इसमें कर दी है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हमारी सोच और समझ को व्यापक बनाने में सहायक हो सकता है। यह हमें विभिन्न विचारधाराओं से परिचित कराता है और एक दूसरे की सांस्कृतिक विविधता को समझने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही समाज में बदलाव लाने के लिए भी सोशल मीडिया एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। कई अभियान और आंदोलन इसके माध्यम से जन सहयोग प्राप्त कर चुके हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए और ये किस तरह से समाज को बदलने में अपनी भूमिका निभा सकता है, उसके बारे में इस पैराग्राफ में चर्चा की गई है। इन सब के बावजूद सोशल मीडिया को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। यह हमारे हाथ में है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यदि इसे सही तरीके से और सीमित समय के लिए उपयोग किया जाए, तो यह हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभान्वित कर सकता है। सोशल मीडिया एक औजार है, इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो यह सफलता की सीढ़ी बन सकता है, गलत दिशा में ले जाए तो यह विनाश का कारण बन सकता है। तो ऐसा लिखते हुए, इसमें सारे पॉइंट्स को जो है समेटते हुए हम लोग एक कंक्लूजन इसका फिनिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका तीसरा टॉपिक भी समाप्त हुआ। 500 शब्द हो गए हैं इसके। अब आते हैं चौथे टॉपिक पे। चौथा टॉपिक है आपका परिवार का बदलता स्वरूप। तो इसमें कैसे शुरू करेंगे? परिवार न केवल एक शब्द है, यह एक भाव है जो हम एक साथ जोड़ता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? परिवार समाज का आधार है। यह वह जगह है जहां हम अपने रिश्तों को समझते हैं, संस्कार ग्रहण करते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना एक दूसरे के साथ करते हैं। परंतु आज के बदलते समय में परिवार का स्वरूप भी बदल रहा है। आधुनिकता, वैश्वीकरण और तकनीकी विकास ने पारंपरिक परिवार की अवधारणा को प्रभावित किया है।
तो परिवार किस तरह समाज का आधार है और आज के दौर में परिवार की परिभाषा किस तरह बदल रही है, उस पे शॉर्ट में हम लोग चर्चा करते हुए इस इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में संयुक्त परिवार की परंपरा थी, जहां माता-पिता, बच्चे, दादा-दादी, चाचा-चाची, फूफे, मौसेरा और अन्य रिश्तेदार मिलकर एक घर में रहते थे। यह व्यवस्था सहिष्णुता, सामंजस्य और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी को मजबूत करती थी। हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता था और सभी एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते थे। तो इसमें चर्चा की गई कि प्राचीन काल में किस तरह संयुक्त परिवार की परंपरा थी और उसमें किस तरह से बहुत बड़ी फैमिली एक साथ रहती थी और हर एक सदस्य का जो योगदान होता था और सभी एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते थे। परंतु बदलते समय के साथ संयुक्त परिवारों की संख्या कम होती जा रही है। बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह ने छोटे परिवारों की ओर झुकाव किया है। आज ज्यादातर परिवार केवल पति पत्नी और बच्चों तक सीमित हो गए हैं। यह बदलाव आर्थिक दृष्टि से तो सुविधाजनक है, परंतु भावनात्मक एकता पर असर डालता है। तो इसमें चर्चा की गई कि आज का जो परिवार है किस तरह से एक सीमित परिवार बन के रह गया है और ये तो आर्थिक दृष्टि से तो ये काफी सुविधाजनक है, लेकिन ये भावनात्मक एकता पर काफी असर डालता है। तो आजकल संयुक्त परिवार की जो संख्या है धीरे धीरे कम होती जा रही है। आधुनिक समय में तकनीकी प्रगति ने भी परिवार के स्वरूप को बदल दिया है। स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए परिवार के सदस्य भले ही भौगोलिक रूप से दूर हों, परंतु वे लगातार जुड़े रहते हैं। टेक्नोलॉजी ने भले ही संपर्क की दूरी को समाप्त कर दिया है, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में गहराई लाने की जिम्मेदारी अधिक हो गई है। इसमें बात की गई है कि जो तकनीकी प्रगति है हमारे पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे जो उपकरण है उसके माध्यम से हम परिवार से भले ही दूर हो लेकिन हम उनसे लगातार नजदीकियां बनाए रख सकते हैं, उनसे जुड़े रह सकते हैं। तो इस तरह जो भौगोलिक दूरी तो वो समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी परिवारों में जो रिश्तों की गहराई को और अधिक बनाने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है वो पहले से अधिक हो गई है। आज की युवा पीढ़ी के विचार भी पुराने मूल्यों को चुनौती देते हैं। वे आर्थिक स्वावलंबन के साथ-साथ अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। महिलाओं ने अब घर के कामकाज के अलावा सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई है। यह बदलाव पारंपरिक भूमिकाओं को तोड़ने का काम कर रहा है। तो कैसे आज की जो युवा पीढ़ी है जो पुराने मूल्यों को मानने से इनकार करती है, वे कैसे आर्थिक स्वावलंबन और आर्थिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। महिलाएं आजकल व्यावसायिक क्षेत्रों और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में काम करने लगी हैं, अपनी पहचान बनाने लगी हैं और इस ये सब मिलके जो है, ये सारे जो कारण है उसकी वजह से जो पारंपरिक भूमिकाएँ हैं लोगों की, युवा हो गए या फिर महिलाएँ हो गई, उन सब का बदल रहा है, ठीक है? आज के दौर में। तो ये कुल मिलाकर ये जो परिवार का स्वरूप है उसको भी परिवर्तित कर रहा है। परिवार का स्वरूप बदलने का एक कारण शिक्षा और रोजगार के अवसरों में बदलाव भी है। अब नौकरी की तलाश और शिक्षा के लिए युवा अधिकतर बड़े शहरों और विदेशों में जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति ने न केवल परिवारों को अलग किया है, बल्कि पुराने रिश्तों की संरचना भी बदल दी है। तो अब शिक्षा और रोजगार के अवसरों में भी बदलाव आया है। अब नौकरी के लिए कोई जा रहा है, शिक्षा के लिए कोई बड़े शहरों या विदेशों में जा रहा है, तो इस तरह से परिवार अब एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं और परिवार धीरे-धीरे छोटा होता जा रहा है और उनकी संरचना बदल जाती है। हालांकि इन बदलावों के बावजूद भी परिवार का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। नए परिवेश में भी परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। यह एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति अपने सुख दुख को बांटता है, सीखता है और अपने अस्तित्व का पुनर्मूल्यांकन करता है। हालांकि दूरियां बढ़ गई हैं, बट परिवार छोटा हो गया है, लेकिन परिवार का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। इस बात पे इस पैराग्राफ में चर्चा की गई है। परिवार का बदलता स्वरूप हमें अपने पारंपरिक मूल्यों को समझने और उन्हें आधुनिक युग के साथ जोड़ने की आवश्यकता महसूस कराता है। परिवार का मुख्य उद्देश्य हमें एक सामाजिक दायरे में सुरक्षित रखना और आपसी प्रेम व विश्वास के बंधन को मजबूत करना है। तो इसमें बताया गया है कि जो परिवार का स्वरूप बदल भी गया है, लेकिन आधुनिक युग के साथ उसको जोड़ने की आवश्यकता हमें आज के दौर में महसूस होती है। और परिवार का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है कि एक सामाजिक दायरे में सुरक्षित रखना और आपसी प्रेम और विश्वास के बंधन को मजबूत करना। तो इस पैराग्राफ में इस बारे में चर्चा की गई है। अब इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? परिवार वह अभ्यारण्य है जहां हम अपने कंधों पर भले ही हल्की जिम्मेदारियां महसूस करते हैं, परंतु साथ ही सुकून और सुरक्षा भी पाते हैं। चाहे परिवार का स्वरूप बदल जाए, लेकिन उसकी स्थिरता और गरिमा हमें अनंत काल तक प्रेरित करती रहेगी। तो ऐसा करते हुए हम इसका जो कंक्लूजन है उसको लिखेंगे। जो आपका निष्कर्ष हो गया वो हो गया और इसके साथ आपका चौथा टॉपिक भी खत्म हो गया। तो टोटल हमें 500 वर्ड्स ही लिखने होते हैं और शब्द सीमा का काफी ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से करते हुए आपका 2017 में जो 4 टॉपिक आए थे आपके हिंदी निबंध के, उसको हमने यहाँ पे मॉडल निबंध के तौर पे आपको दिखा दिया कि कैसे इसको लिख सकते हैं। तो मैं पहले आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ ताकि जितने भी आपके टॉपिक्स आए हैं अगर उससे रिलेटेड आपको कोई टॉपिक आ जाए तो आप उसी तरह निबंध लिख सकते हैं। एक अच्छा निबंध लिख के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हमारा प्रीवियस ईयर का सारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो वर्तमान संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट होंगे उन पे भी बेस्ड मैं आपके लिए
जो मॉडल निबंध है वो आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज के लिए आपका जो निबंध अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण विषय मैं जो आपको दे रहा हूँ आज, वो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली और उसकी चुनौतियां। तो आप इस पे खुद से स्वयं से आप निबंध लेखन का प्रयास करेंगे। अब तक जितने भी निबंध मैंने आपको बताया है उसको एक एक बार पढ़ेंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें लिखना होता है। और उसमें से कुछ लाइंस आप अगर इससे रिलेटेड सब्जेक्ट विषय आते हैं तो उसमें भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी आपको जरूरत लगे आप उसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको उस जो कोई अन्य निबंध में आप उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो इस विषय पे आप अपना निबंध का प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी प्रैक्टिस के लिए मैं जितने भी टॉपिक्स दे रहा हूँ उस पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जब सारे प्रीवियस ईयर के टॉपिक फिनिश हो जाएंगे उसके बाद। तो तब तब आप उसका मिलान कर सकते हैं कि आपने जो निबंध लिखा है और जो मैं मॉडल निबंध लेके आया हूँ उसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं, या आप अगर इससे बेहतर लिखें तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।